Hello friends, welcome back to my class. This is Ravi Verma and today we are going to discuss on the next part. जी हाँ, चैप्टर नंबर 13 पार्ट नंबर 8. काफ़ी वेट किया आप लोगों ने इसका, सो फाइनली यहाँ पर रिलीज़ किया है इसे आप लोगों के लिए. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम इसके इंडेक्स पॉइंट्स यहाँ पर देख लेते हैं हम. देखिए, इसमें आप जुडिशरी के बारे में जानेंगे जो कि गवर्नमेंट का एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है. जुडिशरी के अंदर आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को देखेंगे और सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स होती है, जो इसका जुरिस्डिक्शन होता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, तो ये सारे सवालों के जवाब आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग हमारे चैप्टर की शुरुआत करते हैं. देखिए, जुडिशरी, ठीक है, हिंदी में आप इसे अदालत कह सकते हैं, कोर्ट कह सकते हैं, जो न्याय करता है वो अथॉरिटी आप इसे कह सकते हैं, लेकिन मेनली जो एक टेक्निकल वर्ड यहाँ पे यूज होता है इट इज़ कॉल्ड जुडिशरी. जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये गवर्नमेंट का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है. ठीक है, ऑर्गन कह सकते हैं, ब्रांच कह सकते हैं, इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं. गवर्नमेंट के मेनली 3 ऑर्गन्स होते हैं. ठीक है, सबसे पहला लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड क्या आता है, जुडिशरी आता है. तो हम लोग यहाँ पर किस पर डिस्कशन कर रहे हैं, जुडिशरी पर. ठीक है, देखिए, गवर्नमेंट के 3 लेवल होते हैं. सेंट्रल लेवल होता है, स्टेट लेवल होता है और लोकल लेवल होता है. ठीक है, जिस तरीके से सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट अलग होती है, अपने हिसाब से काम करती है, स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट अपने तरीके से काम करती है, लोकल लेवल पर अपने तरीके से काम करती है, उसी तरह से हर लेवल पर जुडिशरी भी अपने अपने हिसाब से क्या करेगी, वर्क करेगी. चलिए, सेंट्रल लेवल पर जो जुडिशरी वर्क करती है डेट इज कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट, जो कि न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है. स्टेट लेवल की अगर हम बात करें तो हर स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट होता है. ठीक है, मैंने यहाँ पर एग्जांपल मध्य प्रदेश का लिया है और मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट कहाँ पर है, जबलपुर में है. ठीक है, इसके अलावा अगर हम इंदौर की बात करें और ग्वालियर की बात करें तो वहाँ पर हाई कोर्ट की बेंचेस होती है, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, खंडपीठ कहा जाता है. लेकिन मेन जो होता है वो कहाँ पर है, जबलपुर में है. अगर मैं लोकल लेवल की बात करूँ यहाँ पर, तो लोकल लेवल पर जो जुडिशरी होती है डेट इज़ कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, ये राज्य के जितने भी ज़िले होते हैं, हर ज़िले में आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिखाई देगी. आप जहाँ भी जिस भी ज़िले में आप रहते हैं वहाँ पर आप देखिएगा, आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो वहाँ पे दिखी जाएगी. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर देखिए यहाँ पर कुछ सबॉर्डिनेट कोर्ट्स भी होती है. ठीक है, ऐसा नहीं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही वर्क करेगा, नहीं. इसके नीचे कुछ छोटी छोटी कोर्ट्स भी होती है, जैसे कि सिविल कोर्ट हो जाती है, सेशन कोर्ट होती है, रेवेन्यू कोर्ट होती है, जो अपने अपने स्तर पर अपनी वर्किंग को क्या करती है, पूरा करती है. अब देखिए, द जुडिशरी इज दैट ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट. अभी हम लोगों ने समझा था जुडिशरी गवर्नमेंट की ब्रांच है, ऑर्गन है. ठीक है, अब ये जुडिशरी करता क्या है, लॉ को इंटरप्रेट करता है. जो लॉ का एक्सप्लेनेशन होता है, जो लॉ की व्याख्या होती है, वो कौन करता है, जुडिशरी करता है. इसके अलावा जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं, ठीक है, सेंट्रल लेवल पर सुप्रीम कोर्ट के पास में जो मामले आते हैं ये इनको सॉल्व करता है. हाई कोर्ट के पास में जो मैटर्स आते हैं ये उन्हें सेटल करता है. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने हिसाब से अपने जुरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंग उन मैटर्स को क्या करता है, डिस्प्यूट को सेटल करता है. इसके अलावा एडमिनिस्टर्स जस्टिस टू ऑल सिटीजन. मेनली इन सभी का काम क्या होता है कि लोगों को सही तरीके से इंसाफ मिले, उनको न्याय मिले, इसलिए ये अदालतें होती है, जिसे हम मेनली टेक्निकल वर्ड में जुडिशरी कहते हैं. ठीक है, आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. देखिए, इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द जुडिशरी. जुडिशरी के इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण काम इसके क्या है. तो सबसे पहला काम क्या है कि जितने भी नागरिक होते हैं देश के, जितने भी सिटीजन हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करना है. ठीक है, उनके सेफ गार्डिंग का काम करता है ताकि उनके राइट्स का वायोलेशन ना हो पाए. पॉइंट नंबर 2 में आपसे कहने की कोशिश कर रहा है ये कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो उसकी सुरक्षा का काम, उसके सेफ गार्डिंग का काम भी कौन करेगा, जुडिशरी करेगी. अब यहाँ पर सेफ गार्डिंग का मतलब क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन. देखिए, कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट ऐसे रूल बना लेती है, ऐसे कानून बना लेती है, जब जुडिशरी उन्हें चेक करती है तो उसमें यह पता लगाया जाता है कि कहीं इन्होंने ऐसा कानून या लॉ तो नहीं बना दिया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की सीमाओं से बाहर जा रहा है. अगर वाकई में वो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स को ब्रेक करके बनाया गया है तो जो कानून बनाया गया है वो वॉइड हो जाएगा. ठीक है, उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा. तो इस तरह से जुडिशरी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या करती है, सेफ गार्डिंग का काम करती है, इसकी सुरक्षा करती है. पॉइंट नंबर 3, इट प्रिवेंट्स द गवर्नमेंट्स फ्रॉम बिकमिंग अनस्ट्रेंस एंड अनकंट्रोल्ड. देखिए, कभी कभी गवर्नमेंट अपने कंट्रोल से बाहर हो जाती है. ठीक है, हो सकता है वो अपनी मनमानी से कुछ काम कर रही हो, कुछ जैसे रूल्स रेगुलेशन उसने अपने मतलब के लिए बनाए हो. तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इससे भी सुरक्षा करने का काम किसका होता है, जुडिशरी का होता है. यानी कि वो गवर्नमेंट को अनकंट्रोल्ड या अनरिस्ट्रेंट होने से क्या करती है, प्रिवेंट करती है.
नाउ आप लोग अपनी बुक का एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर देख सकते हैं। द जुडिशियल सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दे रखा है। देखिए सबसे बड़ा जो कोर्ट होता है हमारे देश का, डेट इज कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हिंदी में इसे उच्चतम न्यायालय कहते हैं। इसके अलावा इसके नीचे जो कोर्ट आते हैं, हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट, स्टेट के जो हाई कोर्ट्स होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट से भी नीचे क्या होता है, हर जिले में उसकी कोर्ट होगी एक, ठीक है। अब इसमें सबऑर्डिनेट कोर्ट्स काम करती है। डिस्ट्रिक्ट की क्या होती है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती है, जैसे कि सिविल कोर्ट हो गया, कोर्ट ऑफ द सेशन और रेवेन्यू कोर्ट। अब सिविल कोर्ट क्या होता है, सिविल कोर्ट ऐसा कोर्ट होता है जो सिविल मामलों को हैंडल करता है। सिविल मामले कैसे, जैसे कि डाइवोर्स के केसेस हो गए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड केसेस हो गए, तो ये सारे सिविल कोर्ट हैंडल करेगा। इसके अलावा सेशन कोर्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कब सेशन कोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जब क्राइम से रिलेटेड कोई केस होता है, कोई क्रिमिनल केस होता है, चोरी है, हत्या है, इस टाइप के कोई केसेस होते हैं, तो ये सेशन कोर्ट हैंडल करता है। इसके अलावा अगर मैं रेवेन्यू कोर्ट की बात करूँ तो रेवेन्यू से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं, जैसे कि लैंड रेवेन्यू वाला मैटर हो गया, तो इन्हें रेवेन्यू कोर्ट क्या करेगा, हैंडल करेगा। और इन तीनों कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, ये सारा आपको यहाँ पे नीचे दे रखा है, ये डाउन एरो सारे दे रखे हैं, ठीक है। सबसे नीचे वाला जो नाम है वो सबसे छोटे स्तर का जज होगा, ठीक है, और सबसे ऊपर वाला जो नाम है वो सबसे बड़े स्तर का जज कहलाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से इसे यहाँ से पढ़िएगा आप। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वन यूनिफाइड सिस्टम हैज़ बीन एक्सेप्टेड फॉर द होल कंट्री एज शोन इन द इलस्ट्रेशन। देखिए ये जो एग्जांपल आपको यहाँ पे दे रखा है, एक यूनिफाइड सिस्टम फॉलो होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नीचे वाले कोर्ट अपने हिसाब से कुछ भी काम कर लेंगे, नहीं, इनके मॉनिटरिंग करने वाला कौन है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होगा इन सभी के ऊपर क्या होगा, बाइंड होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यूनिफाइड सिस्टम फॉलो होता है। नाउ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को देख लेते हैं हम। देखिए द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द कंट्रीज हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हमारे देश का सबसे बड़ा हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट कौन सा होता है, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय होता है। इसके अलावा अगर आप इन नीचे जितने भी ये कोर्ट्स आपको दे रखे हैं, चाहे वो छोटे कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट से नीचे वाले जितने भी कोर्ट हो, अगर आप इनके डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो आपके पास में फाइनल अथॉरिटी कौन सी बचती है, सुप्रीम कोर्ट। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, किसके फैसले के खिलाफ, ये नीचे किसी भी कोर्ट ने आपको फैसला दिया हो तो उसके फैसले के खिलाफ आप अपील कहाँ पर कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ये फाइनल कोर्ट होता है अपील के लिए। देखिए यहाँ पर जो मैंने पॉइंट्स दिए हैं, इसके लिए कुछ और पॉइंट्स और मैंने बनाए, आप चाहें तो ये पॉइंट लर्न कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग ये पॉइंट भी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। जो आपको बेहतर लगे वो पॉइंट आप लर्न करके आगे बढ़ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स में आपको और कौन से पॉइंट्स यहाँ पर देखना है। देखिए नंबर ऑफ जजेस, इन जजेस का अपॉइंटमेंट कैसा होता है, जजेस की क्वालिफिकेशंस क्या होती है, ठीक है। जजेस का टेन्योर कितना होता है, कितने साल तक ये अपने ये जज के रूप में काम कर सकते हैं, इनको रिमूव करने का प्रोसीजर क्या रहेगा, इनको कितनी सैलरी मिलती है, क्या वेतन मिलता है, भत्ते क्या होते हैं, अलाउंसेस कितने मिलते हैं, पेंशन की क्या स्कीम है इनके ऊपर। इसके बाद में इम्यूनिटीज़ ऑफ द जजेस के बारे में देखेंगे, ये शपथ लेते हैं किस तरह से लेते हैं। इसके बाद में इनकी प्रैक्टिसेस को कब बैन किया जा सकता है, ठीक है, क्या रूल्स इनके लिए बने हुए हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हमें यहाँ पर देखना है। सबसे पहला पॉइंट आपके सामने आता है कि नंबर ऑफ जजेस। देखिए सुप्रीम कोर्ट की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो कितने जज इसके अंदर हो सकते हैं, ठीक है। विकीपीडिया के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर लेटेस्ट डेटा आपके यहाँ पर शो किया, आपकी बुक में काफ़ी ओल्ड दे रखा था। देखिए देयर आर करंटली 30 जजेस। अभी फिलहाल कितने जजेस हैं, 30, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सबसे बड़ा जज होता है ना, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, वो भी इसके अंदर क्या है, 30 के अंदर इंक्लूड है। लेकिन ये मैक्सिमम स्टैंड कितनी हो सकती है, 34। कितने नंबर हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये 34 तक हो सकते हैं। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिटायर एट द एज ऑफ 65। हमारे संविधान के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं ना, वो 65 ईयर की जो एज होती है तब वो रिटायरमेंट ले सकते हैं। अभी प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो मिस्टर शरद अरविंद बोबडे, ये 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है। इन्होंने 2019 को 18 नवंबर को अपनी वहाँ पे जो इनकी पोस्ट है वहाँ पे उन्होंने संभाली थी। इसके अलावा आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। इसके अलावा कुछ और जजेस के बारे में यहाँ पर सारी जानकारी आपको दी हुई है, आराम से इसे देखिएगा। ये कब सीजीआई बने हैं उसकी डेट आपको यहाँ पर दे रखी है, कब इन्होंने अपनी पोस्टों को वहाँ पे संभाला है। चलिए पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। देखिए इनका अपॉइंटमेंट करता कौन है, किसके पास में पावर होता है वो,
तो द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ध्यान से सुनना, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं जिनका फोटो अभी हम लोगों ने देखा, एंड द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, चीफ जस्टिस से जो छोटे जज होते हैं उनको केवल जज कहा जाता है, ठीक है। तो इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनका अपॉइंटमेंट करता है। अब इसके लिए रूल्स भी होगा, किस रूल्स के अकॉर्डिंग? तो आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसके लिए अप्लाई होता है। देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में देखते हैं। देखिए, अपॉइंटमेंट टू द ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। देखिए, सबसे एक इम्पोर्टेंट बात और बताना चाहूँगा यहाँ पर, अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट यहाँ पर प्रेसिडेंट कर रहा है तो वो किसकी सलाह से करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह से करेगा। पॉइंट नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब यहाँ पर मैं समझाऊंगा कि अगर प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह से जजेस को अपॉइंट कर रहा है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट आंसर आपको मिलेगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड बी द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट का एक सीनियर मोस्ट जज होता है जो कि अपने इस ऑफिस को क्या करता है? होल्ड करके रखता है, ठीक है। देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एडवाइस के साथ प्रेसिडेंट बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस का क्या कर देता है? फिर अपॉइंटमेंट कर देता है। इसके अलावा हम देखते हैं पॉइंट नंबर 3, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए जजेस के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो वो इंडिया का नागरिक होना चाहिए, ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। इसके अलावा कुछ एक्सपीरियंस भी मांगता है वहाँ पर। एक्सपीरियंस कौन सा? देखिए, शुड हैव वर्कड एज द जज, उसने जज के रूप में काम किया हो। कहाँ पर? सिंपल सी बात है, कोर्ट में काम करेगा, लेकिन कौन सा कोर्ट? हाई कोर्ट, ठीक है। शुड हैव वर्कड एज अ जज इन एनी हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट में, या फिर देखिए यहाँ पे और लगा है, ठीक है, किसी भी हाई कोर्ट में या दो से अधिक कोर्ट में कंटिन्यूसली कम से कम 5 सालों तक उसने काम किया हो, ठीक है। ध्यान रखना, किसी भी हाई कोर्ट में या फिर 2 या 2 से अधिक कोर्ट में कंटिन्यूसली उसने 5 सालों तक काम किया हो, कम से कम 5 सालों तक। इसके अलावा फिर और आ गया यहाँ पर, शुड हैव एक्टेड एज एन एडवोकेट इन वन और मोर देन वन हाई कोर्ट फॉर द एटलीस्ट 10 ईयर्स, यानी कि उसने वकील के रूप में, यानी कि एडवोकेट के रूप में एक या फिर एक से ज़्यादा हाई कोर्ट्स में कम से कम 10 सालों तक काम किया हो, ठीक है। 2 कंडीशन उन्होंने रख दी है कि अगर ये दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन पूरी होती है तो वो किसके लिए क्वालिफाई हो जाएगा? यहाँ पर जज बनने के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3 आपसे ये कहना चाह रहा है कि इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट के ओपिनियन में वो पर्टिकुलर पर्सन डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना जरूरी है। इसका मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर पर्सन जो है ना, उसको कानून का बहुत ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा डीपली नॉलेज उसको होता है। अगर ऐसा बंदा है तो वो बिल्कुल क्वालिफाई हो जाएगा जज की पोस्ट के लिए। अब हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं, अब अगले जितने भी पॉइंट आप लोग देखेंगे उससे ये भी क्लियर हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल इंडिपेंडेंट तरीके से वर्क करता है। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या फिर कोई भी जुडिशरी हो, बिल्कुल इंडिपेंडेंट तरीके से वर्क करती है। इन जुडिशरी के ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं होता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर इनके ऊपर किसी का दबाव होता है, ठीक है, तो फिर ये अपना फैसला सही तरीके से नहीं सुना पाएगी, ठीक है। इसलिए इनका इंडिपेंडेंट होना काफ़ी ज़रूरी है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ये साबित करके दिखाएंगे कि वाकई में इस तरह से जुडिशरी इंडिपेंडेंट तरीके से वर्क करती है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं टेन्योर ऑफ द जजेस एंड द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट। देखिए, अगर एक बार जज को अपॉइंट कर दिया जाता है तो कब तक रहता है वो? 65 ईयर की एज तक वो क्या रहता है? अपनी पोस्ट पर रहता है। विल रिटेन देयर ऑफिस अंटिल द एज ऑफ द 16 ईयर, अपनी एज के 65 ईयर्स तक क्या रहता है? वो उस पोस्ट पर बना रहता है। इसके अलावा दे कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। देखिए, इसको अपॉइंट किसने किया था? सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हम लोगों ने पिछली बार देखा। अभी प्रेसिडेंट इन्हें क्या करता है? अपॉइंट करता है, लेकिन इन्हें रिमूव करने का काम प्रेसिडेंट के पास में नहीं है, ठीक है। वो तुरंत इन्हें रिमूव नहीं कर सकता, ठीक है। तो रिमूव कैसे करेंगे? ऐसे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर तो आएगा, लेकिन उसके पहले एक प्रोसेस होगी, ठीक है। वो प्रोसेस क्या है? पार्लियामेंट के हाउसेस में स्पेशल मेजोरिटी के साथ में इन लोगों को रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कि भैया ये पर्टिकुलर जो जज है इसका मिसबिहेवियर है, इसकी इनकैपेसिटी है, इसलिए जज बनने के लायक नहीं रहा। ये प्रूव करना पड़ेगा वहाँ पर। अगर ये सारे ग्राउंड्स वे लोग प्रूव कर देते हैं तो प्रेसिडेंट
उसके लिए क्या कर देगा, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर रिलीज कर देगा। फिर क्या करना पड़ेगा, उस जज को अपनी पोस्ट से हटना पड़ेगा। अब ये जो स्पेशल मेजोरिटी की बात यहाँ पर हम लोगों ने की है, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए 2/3 मंजूरी चाहिए मेंबर की, ठीक है, 2/3 मेजोरिटी के साथ में रेजोल्यूशन उन्हें पास करना जरूरी है। इसके अलावा वोटिंग भी लगती है वहाँ पर, और वोटिंग सपोर्ट कितना चाहिए, मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्टूडेंट क्या चाहिए, उनका वोटिंग सपोर्ट चाहिए वहाँ पर। अगर ये दोनों चीज़ें हो जाती है तो डेट इज कॉल्ड स्पेशल मेजोरिटी, जो कि आर्टिकल 368 में डिफाइन की गई है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर समझा कि 65 ईयर की एज तक जजेस अपने ऑफिस पर रह सकता है। इसके अलावा यहाँ पर इसे रिमूव किया जा सकता है जब स्पेशल मेजोरिटी के साथ में वो रिजोल्यूशन पास हो जाता है और ये साबित हो जाता है कि उसका मिसबिहेवियर या इनकेपेसिटी प्रूव हो जाती है, तो उसके बाद प्रेसिडेंट क्या कर देता है, फिर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी कर देता है, और फिर क्या किया जा सकता है, जज को रिमूव किया जा सकता है। आई होप क्लियर हो चुका है आपको। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, देखिए इसके जो अलाउंस होते हैं जजेस की, जो पेंशन होती है, अलाउंस मतलब होता है भत्ते, जो महंगाई भत्ते होते हैं, हाउस भत्ते होते हैं, ये सारे अलाउंसेस कहलाते हैं। देखिए द पार्लियामेंट बाय लॉ डिसाइड, देखिए पार्लियामेंट के पास में ये राइट होता है कि वो जजेस के अलाउंसेस वगैरह क्या कर सके, वो डिसाइड कर सके, ठीक है। द पार्लियामेंट बाय लॉ डिसाइड्स पे एंड अलाउंसेस, पे मतलब क्या होता है, इनकी सैलरी वगैरह, ठीक है, और अलाउंसेस मतलब भत्ते ऑफ द जजेस। सो ऑल्सो द जजेस आर एंटाइटल्ड टू फैसिलिटीज लाइक, अब देखिए पार्लियामेंट में इनके लिए लॉ डिसाइड हुआ है, ठीक है, कि इनकी सैलरी कितनी होगी, अलाउंसेस कितने होंगे, इसीलिए ये लोग ट्रेवल अलाउंस भी यहाँ पर पाते हैं, हाउस अलाउंस भी इन्हें मिलता है, स्टाफ कार वगैरह सारी फैसिलिटीज इनको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। दे आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू पेंशन एंड ग्रेजुएटी एज पर रूल्स के अकॉर्डिंग ये लोग पेंशन के भी हकदार होते हैं, इन्हें ग्रेजुएटी भी मिलती है। तो देखिए इतने सारे बेनिफिट्स इनको यहाँ पर मिल रहे हैं, तो बिल्कुल ये जजेस इंडिपेंडेंट तरीके से तो वर्क करेंगे ही करेंगे, किसी का कोई दबाव तो इनके ऊपर रहेगा ही नहीं, और बिल्कुल सही है, इंडिपेंडेंट तरीके से काम करेंगे तो ही इनका फैसला सही होगा। पॉइंट नंबर 6 यहाँ पर आता है इम्यूनिटीज ऑफ द जजेस। देखिए कोई भी पर्सन या इंस्टीट्यूशन, ठीक है, पब्लिकली जजेस के द्वारा दिए गए, यानी कि जो ऑनरेबल जज होते हैं, माननीय आदरणीय जो जज साहब होते हैं, उनके द्वारा दिए गए फैसले को पब्लिकली कोई भी क्रिटिसाइज नहीं करेगा, ठीक है, उनकी निंदा या उनके फैसले की आलोचना नहीं करेगा। इवन द पार्लियामेंट, साथ में पार्लियामेंट भी, लेजिस्लेटिव असेंबली, देखिए सभी को, चाहे वो आम पर्सन हो, इंस्टीट्यूशन हो, या फिर पार्लियामेंट हो, लेजिस्लेटिव असेंबली हो, कोई भी पर्सन जजेस के द्वारा दिए गए फैसले के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं करेगा, ठीक है, उनके जजमेंट पर क्रिटिसाइज नहीं करेगा। इसके अलावा पॉइंट नंबर 7 वो कहता है कि एवरी जज हैज़ टू टेक एन ऑथ इन द फॉर्मेट लेट डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान में जिस तरह का फॉर्मेट डिसाइड किया गया है उसी के अकॉर्डिंग हर जज अपनी पोस्ट को संभालने से पहले वो शपथ लेगा, ठीक है, ऑथ बिफोर अज्यूमिंग ऑफिस। द प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर्ड ऑथ ऑफ द ऑफिस टू द चीफ जस्टिस। देखिए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, सबसे बड़ा जो जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, उसको शपथ दिलाने का काम किसका होता है, प्रेसिडेंट का होता है। ध्यान से सुनना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिला रहा है, प्रेसिडेंट। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब बन जाता है तो बाकी के जो जजेस होते हैं उनको शपथ दिलाने का काम किसका रहेगा, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रहेगा, ठीक है। सीजेआई को ओथ किसने दिलवाया, प्रेसिडेंट ने, और बाकी जजेस को ओथ कौन दिलवाएगा, सीजेआई दिलवाएगा, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके अलावा बैन ऑन द प्रैक्टिसिंग बाय जजेस। देखिए जब ये रिटायर हो जाते हैं जजेस सुप्रीम कोर्ट के, तो इनको एक चीज़ की मनाही होती है, क्या है वो, देखिए आफ्टर रिटायरमेंट अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट ऑफ इंडिया। वो भारत के किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करेगा, कौन सी प्रैक्टिस, या फिर अपीयर बिफोर एनी अथॉरिटी एज एन एडवोकेट, यानी कि वो भारत की किसी भी कोर्ट में वकालत नहीं करेगा, ठीक है। ये बिल्कुल बैन हो गया उसकी प्रैक्टिसाइजिंग पर जजेस की रिटायरमेंट के बाद में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की। पावर्स क्या क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। देखिए जुरिस्डिक्शन एक वर्ड यहाँ पर दिया, इसका मतलब होता है क्षेत्राधिकार, यानी कि आपके पास में जो पावर्स है उसकी भी एक लिमिट्स होती है, उसकी एक बॉर्डर होती है, ठीक है, उसी के अंदर काम करना क्या कहलाता है, जुरिस्डिक्शन कहलाता है। और पावर्स तो आप लोग जानते ही हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ठीक है, सच डिस्प्यूट्स विच डू नॉट गो इन द अदर कोर्ट्स ऑफ द कंट्री आर पुट अप ओनली इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि ऐसे डिस्प्यूट जिसे किसी और कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता है देश की,
ठीक है, जिसे केवल सुप्रीम कोर्ट में ही पेश किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, जब वो पर्टिकुलर केसेस केवल सुप्रीम कोर्ट में ही सुने जा सकते हैं, देश की कोई और कोर्ट उसे नहीं सुन सकती है, तो डेट इज़ कॉल्ड ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ठीक है, हाँ, उसके पास में पावर है कि वो उस फैसलों को सुन सकती है, किसी और के पास में वो पावर नहीं है, तो डेट इज़ कॉल्ड ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखिए पॉइंट नंबर ए, डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट। कौन से डिस्प्यूट्स यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट रिजोल्व कर सकता है? तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है डिस्प्यूट बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड वन और मोर स्टेट, यानी कि एक से ज़्यादा स्टेट एक तरफ है और दूसरी तरफ केंद्र सरकार है, इन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट है और उसको रिजोल्व कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। पॉइंट नंबर 2, जहाँ पर वन साइड, याद रखना अभी मैं वन साइड की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर वन साइड यूनियन गवर्नमेंट और कुछ स्टेट्स हैं और दूसरी साइड में कौन है? वन और मोर स्टेट्स है। ठीक है, इनके बीच में कोई अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो भी कौन सॉल्व करेगा? सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा। इसके अलावा डिस्प्यूट्स बिटवीन टू और मोर स्टेट, अब यहाँ पर कौन आ गया? किसके बीच में डिस्प्यूट हो गया? दो या दो से ज़्यादा राज्यों के बीच में कोई मतभेद हो जाए, कोई डिस्प्यूट हो जाए, तो उसको रिजोल्व कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। पॉइंट नंबर बी, डिस्प्यूट्स इन रेस्पेक्टिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स। देखिए फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड अगर कोई मैटर होता है तो उसको भी सॉल्व कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, हमारे फंडामेंटल राइट्स की भी सुरक्षा करता है सुप्रीम कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू टेक एक्शन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। आपके 6 फंडामेंटल राइट हैं, अगर उसमें से किसी का वायलेशन होता है तो उसको प्रोटेक्शन के लिए कौन है? सुप्रीम कोर्ट आपके साथ खड़ा है। इसके अलावा सेकेंड पर आता है अपीलेट जुरिस्डिक्शन। सुप्रीम कोर्ट के पास में ये भी पावर है कि वो आपकी अपील को सुन सके। ठीक है, आप यहाँ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। कैसे? देखिए, द सुप्रीम कोर्ट सबसे हाईएस्ट और फाइनल कोर्ट ऑफ द अपील है हमारे। अगर आप किसी कोर्ट के फैसले से खुश नहीं हैं तो आप उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। लोकल कोर्ट का फैसला आपको अच्छा नहीं लगा, आप हाई कोर्ट में अपील करिए। हाई कोर्ट का फैसला अच्छा नहीं लगा तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ भी नहीं, वो फाइनल अथॉरिटी हो गई। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू हियर द फॉलोइंग अपील। सुप्रीम कोर्ट इन मामलों में अपील को सुन सकता है आपकी। कौन कौन से? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अपील, संवैधानिक अपील अगर कोई हो तो वो वाला मैटर भी आपका देख सकता है। क्रिमिनल मामलों में आपकी अपील सुन सकता है, सिविल मामलों में, और स्पेशल अपील्स भी यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, आपकी बुक में इनका एलोबरेट नहीं किया गया इनको, इसलिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है मैंने इनका। हम लोग जाते हैं पॉइंट नंबर 3 पर, कंसल्टेटिव फंक्शन। कई बार क्या होता है कि हमारे देश के राष्ट्रपति जी को कुछ एडवाइस की सलाह पड़ती है कि हमें लीगल मैटर पर कोई एडवाइस चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट किसे एडवाइस दे सकती है? हमारे प्रेसिडेंट सर को एडवाइस दे सकती है। तो ये आपको यहाँ पर कह रहा है कंसल्टेटिव फंक्शन में। इसके अलावा पॉइंट नंबर 4 आपसे कहता है जुरिस्डिक्शन एज टू द जुडिशियल रिव्यू। देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास में ये पावर होता है कि वो लॉ और ऑर्डर की वैलिडिटी को चेक कर सके, उसको एग्जामिन कर सके। अब यहाँ पर कौन से लॉ और ऑर्डर की बात हो रही है? ऐसा लॉ ऑर्डर जो कि पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली के द्वारा पास किया गया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट पूरा चेक करता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के अकॉर्डिंग बनाया गया है या नहीं। अगर बनाया गया है तब तक तो ठीक है, अगर इसके प्रोविजंस के बाहर जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो इन लॉ और ऑर्डर को क्या कर देगा? सुप्रीम कोर्ट कैंसिल कर देगा। ठीक है, इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन की सुरक्षा करता है, इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो मान्यता है उसे बनाए रखता है। पॉइंट नंबर 5 यहाँ पर कहता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। देखिए सुप्रीम कोर्ट कई बार कई फैसले देती है, ठीक है, तो उनका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। क्यों? क्योंकि ऑल इट्स जजमेंट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जितने भी जजमेंट्स दिए जाते हैं, जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है, जो फैसले सुनाए जाते हैं, उनका रिकॉर्ड राइटिंग में रखा जाता है और पब्लिश भी किया जाता है। ठीक है, और रिकॉर्ड के रूप में प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जाता है। और जितनी भी छोटी छोटी कोर्ट होती है सुप्रीम कोर्ट के नीचे वाली, जब वे अपना जजमेंट सुनाती है, अपना फैसला सुनाती है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के दिए गए डिसीजंस को एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ करती है। आप लोगों ने कई बार टीवी वगैरह मूवीज़ में देखा होगा कि पर्टिकुलर किसी केस में ऊपरी कोर्ट का एक एग्जाम्पल लिया जाता है कि उस समय उस कोर्ट ने ये फैसला दिया था ऐसे मैटर पर। ठीक है, तो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स इस तरह के फैसले को क्या कर सकती है? ऐसे एग्जाम्पल वहाँ पे शो कर सकती है। इसके अलावा कुछ अदर वर्क भी सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर कर सकती है, जैसे कि छोटी जो कोर्ट्स होती है सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, उनका इंस्पेक्शन कर सकती है, उनके ऊपर इंक्वायरी बिठा सकती है। इसके अलावा सर्विस कंडीशन, प्रमोशन, टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस, यानी कि सबॉर्डिनेट स्टाफ्स, ठीक है, का जो भी सर्विस कंडीशन होती है, उनका टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस, सारी चीज़ें ये क्या कर सकती है? डिसाइड कर सकती है।
इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति कोर्ट की अवहेलना करता है, अगर गिल्टी पर पाया जाता है, तो उससे भी पनिश करने का पावर किसके पास में होता है? सुप्रीम कोर्ट के पास में होता है। द वर्क एंड कंडक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैव स्ट्रेंथेंड द रूट ऑफ द डेमोक्रेसी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के इन सारे वर्क के कारण ही डेमोक्रेसी की जड़ें आज मजबूत हो पाई है। ठीक है, आज एक अच्छा लोकतंत्र हमारा देश बना पाया है और हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं उनके सभी के राइट्स को क्या कर पाया है? सही तरीके से प्रोटेक्ट कर पाया है। तो ये सब इंडिपेंडेंस वर्क की वजह से ही हो पाया है। सही है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किसी का फोर्स नहीं और होना भी नहीं चाहिए, तभी एक सही न्याय मिलेगा और सही इंसाफ सभी को मिल पाएगा। सो गाइज, आज के इस चैप्टर में इतना ही। मैंने कुछ शॉर्ट पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पर दिए हैं इसके फंक्शन के शॉर्ट रूप में। आप लोग इसे भी पढ़ सकते हैं, आराम से इसे लर्न कर सकते हैं और ये भी हम लोगों ने समझ लिया है। सो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग समझेंगे हाई कोर्ट के बारे में, गवर्नर के बारे में, इसके अलावा चीफ मिनिस्टर के बारे में समझेंगे और पंचायती राज सिस्टम, डिस्ट्रिक्ट, जनपद, विलेज पंचायत, सब कुछ इसके बारे में सीखेंगे और जानेंगे। सो आज के पार्ट में सिर्फ इतना। नेक्स्ट पार्ट में एक नए सिरे से मुलाकात होगी। अगर आपको वीडियो शेयरेबल लगे, लाइकेबल लगे, लाइक करिए, शेयर करिए और अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।